वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MPCHO की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की के बारे में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से पता चल सके और उनके आंसर्स को भी आप रीड कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारी इस सीरीज में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो होगा फिजियोलॉजी के क्वेश्चन से। फिजियोलॉजी के जैसे कि आपको पता होगा कि MPCHO को इस बार अलग अलग पोर्शंस में बांट दिया गया था। तो फर्स्ट फिजियोलॉजी से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डोर्सल कैविटी। मीन्स नीचे हिंदी में भी दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय गुहा का भाग है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा डोर्सल कैविटी का भाग है आपसे पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ए एब्डोमिनल कैविटी, बी पेल्विक कैविटी, सी थोरेसिक कैविटी एंड डी स्पाइनल कैविटी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी इसका राइट आंसर था। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर से मार्क किया गया है ये यहाँ पर राइट आंसर रहने वाले हैं और जो रेड है वो तीनों ऑप्शन रॉन्ग होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिजल्ट इन द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द। तो यहाँ पर ऑप्शंस थे सिस्टोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रियल आउटलेट मेम्ब्रेन, सी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड डी मैट्रिक्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसका अगर हिंदी में देखें तो यहाँ पर कहा गया था इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के परिणाम स्वरूप मैट्रिक्स से प्रोटॉन को किस पंप तक किया जाता है या डैश में पंप किया जाता है। तो इसका राइट आंसर था अंतर्झिल्ली फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन। मीन्स फिब्रिनोजन किस में हेल्प करता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्लड क्लोटिंग, बी ट्रांसपोर्ट, सी मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड डी मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का बनने में फिब्रिनोजन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अ कैरेक्टरिस्टिक ए फिब्रिनोजनेमिया इज द। मीन्स ए फिब्रिनोजनेमिया की एक विशेषता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी फाइब्रिनोजन, बी सर्कुलेटरी फिब्रिनोजन इज रिड्यूस्ड इन क्वांटिटी एंड इज फंक्शनली एबनॉर्मल, सी reduced level of circulatory fibrinogens and D circulatory fibrinogen is dysfunctional. Right answer of this question is option number A, absence of circulatory fibrinogen is a characteristic of afibrinogenemia। means परिसंचारी फाइब्रिनोजन की अनुपस्थिति is the right answer। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, which is not a symptom associated with Crohn's disease। तो ऑप्शंस हैं ए वेट गेन, बी वेट लॉस, सी डायरिया एंड डी एब्डोमिनल पेन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए वेट गेन। वेट गेन इज नॉट अ सिम्टम विच इज एसोसिएटेड विथ Crohn's डिसीज। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था कि कौन सा क्रोहन रोग से जुड़ा लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो था फर्स्ट वो यहाँ पर राइट आंसर था वजन बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 से पहले यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ गया था जो सब्जेक्ट था एनाटमी। तो एनाटमी से यहाँ पर क्वेश्चंस अब आने वाले हैं जो कि पोर्शंस में बांट दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है एनाटमी से स्टार्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मैकेनिज्म फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर है रेडिएशन, बी कंडक्शन, सी
evaporation, and D respiration. So right answer of this question is option number 4. Respiration is not one of the mechanism for temperature regulations. सो अगर हिंदी में देखें यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान विनिमयन के 4 तंत्रों में से एक नहीं है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो था वो था ऑप्शन नंबर 4 श्वसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। वेयर डज अ न्यूरॉन रिसीव इनपुट फ्रॉम अदर सेल्स। मीन्स न्यूरॉन जो है वो अदर सेल्स से कहाँ पर जो सिग्नल है वो रिसीव करता है या इनपुट रिसीव करता है। ऑप्शन है ए एक्सॉन, बी सोमा, सी सेल बॉडी एंड डी डेंड्रॉइड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 डेंड्रॉइड। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर हिंदी में आपसे किस प्रकार से पूछा गया था, इसलिए हम हिंदी में आपसे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको पता चले हिंदी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर हिंदी में पूछा गया था एक तंत्रिका कोशिका अन्य कोशिकाओं से इनपुट कहाँ से प्राप्त करता है। सो इसका राइट आंसर था द्रुमिका, जिसको ही डेंड्रॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट विच लीड्स टू द इजेक्शन ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरीज इज कॉल्ड। सो यहाँ पर ऑप्शंस थे। ऑप्शन नंबर ए वेस्कुलर रिपोलराइजेशन, बी एट्रियल डिपोलराइजेशन, सी सिस्टोल एंड डी डायस्टोल। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 सिस्टोल। सो कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट जो लीड करता है इजेक्शन ऑफ ब्लड इनटू आर्टरीज, मीन्स आर्टरीज में ब्लड को ले जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टोल। यहाँ पर हिंदी में अगर बात करें तो था हृदय का संकुचन चरण जो धमनियों में रक्त के निष्कासन की ओर ले जाता है कहा जाता है, तो वो है सिस्टोल। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। नेम द रिफ्लेक्स एक्शन इन विच द फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द एक्सटेंसर मसल्स रिलैक्स इन विड्रॉविंग लिम्ब। सो ऑप्शंस आर क्रोस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, बी गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स, सी फ्लेक्सर रिफ्लेक्स and D withdrawal reflex. So right answer of this question is option number A crossed extensor reflex. That is the right answer. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था उस प्रतिवर्ती क्रिया का नाम बताइए जिसमें फ्लेक्सर मांसपेशी सिकुड़ती है और एक्सटेंसर मांसपेशी अंग को पीछे खींचने में आराम करती है। सो इसका राइट आंसर था पारांग प्रसारित प्रतिवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। विच स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज स्पेशल नोज फॉर डिटेक्टिंग केमिकल सिग्नल्स फैसिलिटेटिंग द सेंस ऑफ स्मेल। सो ऑप्शंस थे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए फेरिंजियल टॉन्सिल, बी इथेमॉइड बोन, सी वोमेरो नेसल ऑर्गन एंड डी नेसल कोंकाई। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी वोमेरो नेसल ऑर्गन्स। हिंदी में अगर बात करें तो था किस संरचना को रासायनिक संकेतों को पता लगाने, गंध की अनुभूति को सुगम करने के लिए एक विशेष नाक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था सिरिका नासा अंग, सिरिका नासा अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है आपके सब्जेक्ट्स को या आपके पेपर को। तो यहाँ पर डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है व्हेन वाज द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनपीपी, इज स्टेबलाइज्ड। ऑप्शन नंबर ए 1978, बी 2000, सी 2002 एंड डी 2010। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 2000। 2000 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो कि एनपीपी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज
that can be supported by available resources without harming the environment. None. So options है, ऑप्शन नंबर ए कैरिंग कैपेसिटी, बी पॉपुलेशन, outgrowth, C null point and D break even. So right answer of this question is option number A carrying capacity. नेक्स्ट हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर था सबसे बड़ी जनसंख्या का आकार क्या है जिसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उपलब्ध संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है. सो राइट आंसर था वहन क्षमता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. फॉलोइंग आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट. सो यहाँ पर ऑप्शंस थे. ऑप्शन नंबर ए अनएम्प्लॉयमेंट, बी हाई जीडीपी, सी पुअर्टी एंड डी माइग्रेशन प्रेशर. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हाई जीडीपी. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर था जनसंख्या विस्फोट के नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है. सो इसका राइट आंसर था उच्च जीडीपी. दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following best describes morbidity indicators? So morbidity indicators को बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए टोटल फर्टिलिटी रेट, बी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डी इंसिडेंस रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 इंसिडेंस रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा गया था निम्नलिखित में से कौन रुग्णता संकेतकों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी संक्रामक रोग की आघटन दर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. मोनीफोल्ड क्लासिफिकेशन इज अ सब टाइप ऑफ डैश टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. सो यहाँ पर मोनीफोल्ड क्लासिफिकेशन किसका सब टाइप है उसके बारे में आपसे पूछा गया था. ऑप्शन नंबर ए है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, बी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड डी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. सो यहाँ पर आपसे रिसर्च से भी क्वेश्चन कर लिया गया था. सो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. सो इसको अगर हिंदी में देखें तो आपसे पूछा गया था कि मैनीफोल्ड वर्गीकरण डेटा डैश प्रकार के सांख्यिकीय वर्गीकरण का एक उप प्रकार है. तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है गुणात्मक वर्गीकरण. द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर पेपर इज कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन. सो अब आपके पेपर को नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें क्लासिफाइड किया गया है और ऐसे ही आपको क्लासिफाइड करके पेपर पूछा गया था. सो अब क्वेश्चन शुरू होंगे कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन से. सो क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन अमोंग द फॉलोइंग हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल. सो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो थे ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग कमीशन, बी नीति आयोग, सी मुदालियार कमेटी एंड डी बोर कमेटी. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नीति आयोग. नीति आयोग का उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज इट कॉल्ड इफ अ डिसीज ऑकर्स रेगुलरली, हैबिचुअली एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रुप. सो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के वो है इपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एंडेमिक.
हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था, यदि कोई बीमारी नियमित रूप से आदतन और लगातार जनसंख्या समूह को प्रभावित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया? तो कौन सा इनमें से वह ऑप्शन है जो कि पर्पस ऑफ हेल्थ प्लानिंग ऑफ इंडिया को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, टू रिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सर्विस एसेस टू स्पेसिफाई डेमोग्राफिक कैटेगरी। बी, टू मीट हेल्थ नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। सी, टू डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ केयर रिसोर्सेस solidly according to financial standing, and D, to guarantee fair dispensation of health services. So right answer of this question is option number B, to meet health needs and demands of the people। यह जो कि स्टेटमेंट हेल्थ प्लानिंग ऑफ इंडिया का को फर्स्ट सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर हिंदी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में स्वास्थ्य योजनाओं के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर था लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई कॉजेस मीन्स इंटेरोपैथोजेनिक जो ई कोलाई है वो क्या कॉज करता है, कौन सी डिसीज? सो ऑप्शंस आर गार्डियासिस, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी डायरिया एंड डी लिस्टेरियोसिस। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी डायरिया। ई कोलाई कॉजेस डायरिया। हिंदी में अगर बात करें तो था इंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई के कारण क्या होता है? तो यहाँ पर दस्त जिसे डायरिया कहते हैं वो यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स अर्ली डिटेक्शन, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू हेल्थ एंड प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। सो इनमें से लेवल ऑफ प्रिवेंशन को में कौन सा वो पार्ट इन्वॉल्व है जो कि डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंशन ऑफ फर्दर कॉम्प्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी प्रिवेंशन, बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी टर्सरी प्रिवेंशन एंड डी क्वाटरनरी प्रिवेंशन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर था रोग की रोकथाम के निम्नलिखित में से किस स्तर में रोग की प्रगति को रोकने और आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए शीघ्र पता लगाना और शीघ्र उपचार करना शामिल है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द्वितीयक रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ योर पेपर हुआ है जिसमें कि मेंटल हेल्थ एंड प्रेगनेंसी, मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 21 से आपके ऑब्स गायनी एंड चाइल्ड बर्थ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 है डेज आर स्पोरेडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूटेराइन मसल ऑल्सो रेफर्ड टू अ प्रोड्रोमल और फॉल्स लेबर पेन्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए प्रीटर्म लेबर कॉन्ट्रैक्शन, बी एक्टिव लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, सी ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड डी ट्रांजिशन लेबर कॉन्ट्रैक्शन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। हिंदी में अगर यहाँ पर बात करें तो लिखा गया था डेज गर्भाशय की मांसपेशी के छिटपुट संकुचन और शिथिलता है जिन्हें प्रोड्रोमल या भ्रांत प्रसव पीड़ा भी कहा जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 द बायोकेमिकल प्रोसेस विच प्राइमरली contributes टू सर्वाइकल रिपेनिंग इज द डैश
मीन्स इनमें से बायोकेमिकल प्रोसेस है जो प्राइमरली कंट्रीब्यूट करती है सर्वाइकल रिपनिंग में। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन वाटर मॉलिक्यूल इंटरकेलेशन, बी डिक्रीज इन हाइल्यूरोनिक एसिड कंटेंट, सी इंक्रीज इन कोलेजन फाइबर अलाइनमेंट एंड डी इंक्रीज इन डर्मेटन सल्फेट। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन वाटर मॉलिक्यूल इंटरकेलेशन। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 22, जैव रासायनिक प्रक्रिया जो मुख्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा के परिपक्व में योगदान करती है वह है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, पानी के अणुओं के अंत संबंध में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर विच मैटरनल सिस्टम में एक्सपीरियंस टेम्परेरी hyperventilation? So options are option number A renal system, B musculoskeletal system, C digestive system and D respiratory system. So right answer of this question is option number 4 respiratory system. हिंदी में अगर बात करें तो प्रसव के पहले चरण के दौरान कौन सी मात्र प्रणाली अस्थायी अतिश्वसन का अनुभव करती है या कर सकती है? सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, श्वसन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच फाइंडिंग हैज अ हाई पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बट मे नॉट नेसेसरली इंडिकेट अ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी? मीन्स इनमें से कौन सी वो फाइंडिंग है जो हाई पॉजिटिव प्रिडिक्ट वैल्यू करती है किसके लिए? डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, बट वो हो भी सकती है जरूरी इंडिकेशन रप्चर प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब्स, बी यूटेराइन ओवेरीज, सी इनलार्ज्ड ओवेरीज एंड डी हीमोपेरिटोनियम। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी हीमोपेरिटोनियम इज राइट आंसर, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्रिडिक्टिव फाइंडिंग हो सकती है, लेकिन वो कोज कर भी सकती है या फिर वो बता भी सकती है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी को या नहीं भी। सो हिंदी में यहाँ पर दिया गया है अस्थानिक गर्भावस्था के निदान के लिए कौन सा निष्कर्ष उच्च सकारात्मक पूर्व अनुमानित मूल्य रखता है लेकिन आवश्यक रूप से विदारित अस्थायी गर्भावस्था का संकेत नहीं दे सकता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी हीमोपेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, द मेथड्स टू कैलकुलेट पीडियाट्रिक डोसेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस आर। ऑप्शन नंबर ए अ बॉडी वेट मेथड, बी बॉडी सरफेस एरिया मेथड, सी बॉडी हाइट मेथड। सो ऑप्शंस आर, इस प्रकार से कुछ दिया गया था और आपसे ऑप्शंस ए कौन सा राइट है वो पूछा गया था। सो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है, ए एंड बी। सो ए एंड बी में क्या दिया गया था? ए में हमें दिया गया था बॉडी वेट मेथड एंड बॉडी सरफेस एरिया मेथड इज अ मेथड टू कैलकुलेट पीडियाट्रिक डोसेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो हिंदी में यहाँ पर बात करें तो पूछा गया था बाल चिकित्सा प्रशासन की खुराक की गणना करने की विधियाँ है। सो शरीर की वजन निधि और शरीर सतह क्षेत्र विधि। ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी? मीन्स इनमें से कौन सा नॉर्मल प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए गेस्टेशनल डायबिटीज, बी लो ब्लड प्रेशर, सी कैटरेक्ट एंड डी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए गेस्टेशनल डायबिटीज। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर था निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य गर्भावस्था की जटिलताएं हो सकती हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गर्भावस्था जन्य मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर
7. Day's route of administration typically provides the fastest onset of action for a medication. मीन्स कौन सा रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का जो टिपिकली प्रोवाइड करता है फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, मीन्स सबसे ज़्यादा एक्शन करने वाला कौन सा रूट है जहाँ से मेडिकेशन एक्शन करती है। ऑप्शन नंबर ए सबक्यूटेनियस, बी इंट्रावेनस, सी ओरल एंड डी इंट्रामस्कुलर। So right answer of this question is option number B, intravenous route is the fastest action route. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था प्रशासन का वह मार्ग आमतौर पर किसी दवा के लिए कार्रवाई की सबसे तेज शुरुआत प्रदान करता है, वो कौन सा है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अंतरशिरा या आईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. At what age does the Babinski reflex typically disappear in children? मीन्स कौन सी एज में बेबिंस्की रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 24 मंथ्स, बी 12 मंथ्स, सी 18 मंथ्स एंड डी 6 मंथ्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 12 मंथ्स में बेबिंस्की रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था बच्चों में बेबिंस्की रिफ्लेक्स आमतौर पर किस आयु में गायब हो जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 29. व्हेन डज एन इन्फेंट स्टार्ट गेनिंग गुड हेड कंट्रोल? मीन्स कब बच्चा अच्छे से हेड कंट्रोल सीख जाता है या स्टार्ट कर देता है। सो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एट बर्थ, बी 3rd मंथ, सी 8th month and D 10th month. So right answer of this question is option number B, 3rd month. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था एक शिशु कब सिर पर अच्छा नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 3रे महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज व्हेन अ न्यूबॉर्न डिस्प्लेज साइनोसिस, टेकिपनिया एंड पुअर फीडिंग? सो इनमें से कौन सी कंडीशन मोस्ट लाइकली है जो कॉज कर सकती है जब न्यूबॉर्न डिस्प्लेज साइनोसिस बताता है, टेकिपनिया एंड पुअर फीडिंग बताता है। सो ऑप्शंस आर कर्निकटस, बी पॉलीसाइथमिया, सी hypoglycemia and D respiratory distress syndrome. So right answer of this question is option number D, respiratory distress syndrome. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था जब एक नवजात शिशु साइनोसिस, टेकिपनिया और खराब आहार का प्रदर्शन करता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, श्वसन कष्ट संलक्षण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके जो पेपर है उसे क्लासिफाई किया गया था चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज एट द एंड which week after fertilization the embryo is considered a fetus? Choose the closest option. Means at the end of which week means किस वीक की लास्ट में के बाद फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो को कंसिडर किया जाता है फीटस के रूप में। ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 3rd, बी 8th, सी 15th एंड डी 36th। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 8th। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था निषेचन के किस सप्ताह के अंत में भ्रूण को भ्रूण माना जाता है, निकटतम विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 8th या 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फीडिंग वॉल्यूम सजेस्टेड फॉर अ नियोनेट ऑफ डे 1 to डे 4 ऑफ एज? मीन्स इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट फीडिंग वॉल्यूम है जो कि नियोनेट के लिए बहुत ही सही रहने वाला है डे 1 से डे 4 तक के बीच में। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 20 to 24 ml पर
ग्राम पर डे। ऑप्शन नंबर बी 30 to 60 ml per kg per day, C 100 to 120 ml per kg per day, and D 150 to 200 ml per kg per day. Right answer of this question is option number B 30 to 60 ml पर के जी पर डे इज द राइट आंसर। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था दिन 1 से दिन 4 के बीच की आयु के नवजात शिशु के लिए सुझाई गई सबसे उपयुक्त आहार मात्रा क्या है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30 to 60 या 30 से 60 ml पर के जी पर दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। टेम्परेरी एसेस द इंटीग्रिटी ऑफ डैश स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। So options are tympanic membrane, B oval window, C eustachian tube, and D cochlea. The right answer of this question is option number A tympanic membrane. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर था टिम्पेनोमेट्री कान की संरचना डैश की अखंडता का आकलन करती है। टिम्पेनोमेट्री। सो ऑप्शन नंबर ए है कर्णपटह कला, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टिम्पेनोमेट्री कान की कर्णपटह कला की अखंडता का आकलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड डेली दैट रिड्यूसेस द रिस्क फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मीन्स फोलिक एसिड की रिकमेंडेड अमाउंट क्या है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के रिस्क को कम करता है। एंड मोस्ट प्रीनेटल विटामिन्स कंटेंट दीज रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड। चूज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए है 40 माइक्रोग्राम, बी 400 माइक्रोग्राम, सी 40 मिलीग्राम, एंड डी 400 माइक्रोग्राम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 400 माइक्रोग्राम्स। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था प्रतिदिन फोलिक एसिड की अनुशासित मात्रा क्या है जो न्यूरल ट्यूब दोष के जोखिम को कम करती है। अधिकांश प्रसव पूर्व विटामिनों में फोलिक एसिड की यह अनुशंसित मात्रा होती है। निकटतम विकल्प चुनें। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 400 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following is not an indicator of complementary feeding? मीन्स इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का इंडिकेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉफ्ट फूड्स ISSF। ऑप्शन नंबर बी ISSF। ऑप्शन नंबर बी मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी MDD, सी मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी MMF, and D maximum acceptable diet MAD. Right answer of this question is option number D maximum acceptable diet MAD is the right answer. हिंदी में अगर बात करें तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पूरक आहार का सूचक नहीं है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अधिकतम स्वीकार्य आहार मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है आपके पेपर का, वो था इम्यूनाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 36 इज वायरल एंड बैक्टीरियल प्रोटीन्स दैट बाइंड साइमल्टेनियसली टू द वेरिएबल डोमेन ऑफ बीटा ऑफ T cell receptors and the alpha chain of a class second MHC molecules are called. So options are A super antigen, B super antibody, C super macrophage, and D super proteins. So right answer of this question is option number A super antigen. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन जो टी कोशिका रिसेप्टर्स के बीटा के परिवर्तनीय डोमेन और वर्ग सेकेंड MHC अणुओं की अल्फा श्रृंखला से एक साथ जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें ऑप्शन नंबर ए सुपर एंटीजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37।
An ice-lined refrigerator ILR maintains a temperature of मीन्स कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ILR। ऑप्शन नंबर ए है +2 to +8 डिग्री सेल्सियस, बी +5 डिग्री सेल्सियस टू +10 डिग्री सेल्सियस, सी -5 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, एंड डी 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर डैश तापमान बनाए रखता है। सो +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मीन्स इनमें से कौन सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है टी सेल्स, बी बीटा सेल्स, सी डेंड्रॉइड सेल्स, एंड डी लैंगरहैंस सेल्स। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए टी सेल्स। हिंदी में अगर बात करें यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रस्तुत करने वाली कोशिका नहीं है। सो राइट आंसर इज अ टी कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी is confirmed by administering a booster shot of vaccine, मीन्स किस प्रकार की इम्यूनिटी को कंसिडर किया जाता है बूस्टर शॉट ऑफ वैक्सीन के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए है एक्टिव इम्यूनिटी, बी पैसिव इम्यूनिटी, सी इन्नेट इम्यूनिटी, डी इनहेंस्ड इम्यूनिटी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी। हिंदी में अगर बात करते हैं यहाँ पर पूछा गया था किसी टीके का बूस्टर शॉट देने से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर सक्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय टी सेल्स that provoke an inflammatory reaction against exogenous और endogenous antigens। सो कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मेडिकेटेड है टी सेल के इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अगेंस्ट एक्सोजिनस और एंडोजिनस एंटीजन के। ऑप्शन नंबर ए है टी टाइप 1, बी टाइप 2, सी टाइप 3, एंड डी टाइप 4। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 टाइप 4। टी सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी। हिंदी में दिया गया था टी कोशिकाओं द्वारा किस प्रकार की अतिसंवेदना की मध्यस्थता की जाती है जो बहिर्जात या अंतर्जात प्रतिजन के खिलाफ एक शोथरोधी प्रतिक्रिया उत्तेजित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टाइप 4। नेक्स्ट पोर्शन इज your paper is divided or classified into adolescent health. So next in the paper included the questions of adolescent health. So अब adolescent health के questions यहाँ से start हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है what is the key feature of psychopathology during adolescence that differentiated it from earlier childhood disorders। ऑप्शन नंबर ए है increase the prevalence of neurodevelopment disorder, बी ऑप्शन नंबर बी emergence of mood disorder such as depression, बी reduction in behavioral problems, and डी stability in personality traits। So right answer of this question is option number B emergence of mood disorders such as depression। हिंदी में अगर बात करें तो पूछा गया था किशोरावस्था के दौरान मनोविकृति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या है जो इसे पहले बचपन के विकारों से अलग करती हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी अवसाद जैसे मनोदशा संबंधित विकारों का उभरना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। डैश इज द फर्स्ट लाइन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर एडोलसेंट्स
विथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मीन्स इनमें से कौन सा फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है किसके लिए? एडोलसेंट जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रसित है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वेनलाफेक्सिन, बी सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs, सी फ्लुक्सेटिन एंड डी इसिटालोप्राम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI इज द राइट आंसर। हिंदी में अगर बात करें तो पूछा गया था प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार वाले किशोरों के लिए प्रथम रेखा औषधीय उपचार है। सो राइट आंसर इज चयनात्मक सीरोटोनिन रीअपटेक अवरोधक SSRIs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज नॉट कॉज्ड बाय सब्सटेंस यूज? सो ऑप्शन नंबर ए सिजोफ्रेनिया, बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सी पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग एंड डी एंजाइटी डिसऑर्डर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार मादक द्रव्यों के सेवन के कारण नहीं होता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 पैथोलॉजिकल जुआ मादक द्रव्यों के सेवन से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्शंस आर कंसिडर्ड इफेक्टिव एंड suitable for adolescents due to its long acting nature and a minimum need for daily maintenance? So options are emergency contraceptions, B intrauterine devices, C condoms and D birth control pills. So right answer of this question is option number B इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर था निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक अपनी लंबे समय तक काम करने वाली प्रकृति और दैनिक रखरखाव की न्यूनतम आवश्यकता के कारण किशोरों के लिए प्रभावी और उपयुक्त माना जाता है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी अंतर्गर्भाशयी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? सो इनमें से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव न्यूट्रिशन, बी इम्प्रूव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सी अफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड डी प्रिवेंट इंजुरीज एंड वायलेंस। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 अफेक्ट मेंटल हेल्थ। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य में से एक नहीं है? सो राइट आंसर इज मानसिक स्वास्थ्य पर असर। नेक्स्ट योर पेपर इज क्लासिफाइड इन फैमिली प्लानिंग। सो अब फैमिली प्लानिंग के क्वेश्चंस आपके इस पेपर में इंक्लूड किए जाएंगे जो कि यहाँ पर क्लासिफाइड किए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46 इज व्हाट डज द स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूड? मीन्स फैमिली प्लानिंग के स्कोप में इनमें से क्या इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मेथड्स टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ, बी मेथड्स एप्लीकेबल टू मैरिड कपल्स, सी ओनली बर्थ कंट्रोल मेथड्स and D only educating women about pregnancy. Right answer of this question is option number A methods to prevent unintended pregnancies and spacing childbirth। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था परिवार नियोजन के दायरे में क्या शामिल है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर अनअपेक्षित गर्भधारण को रोकने और बच्चे के जन्म में अंतर रखने के तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव? मीन्स इनमें से कौन सा बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कंडोम्स, बी डायफ्राम्स,
C. Cervical caps, and D. Copper releasing IUDs. So right answer of this question is copper releasing IUDs. सो हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधकों का उदाहरण नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्विंग इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टिन इनटू मसल इवर्ट 3 months to prevent pregnancy. So options are option number A, vaginal ring, B, injectable contraceptives, C, contraceptive patch, and D, implantable rod. So the right answer of this question is option number 2, means option number B, injectable contraceptives. हिंदी में बात करें तो यहाँ पर था डेज हार्मोनल गर्भ निरोधक विधि है जिसमें गर्भावस्था को रोकने के लिए 3 महीने तक मांसपेशियों में प्रोजेस्टिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। सो राइट आंसर इज इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, विच बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नीड्स टू बी यूज्ड विद स्पर्मिसाइड एंड कवर्स द सर्विक्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। मीन्स निम्नलिखित में से कौन से बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि जिसकी ज़रूरत है यूज़ करने के लिए स्पर्मिसाइड एंड कवर द सर्विक्स और प्रिवेंट, जिसको यूज़ किया जाता है प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड सर्विक्स को कवर करने के लिए स्पर्मिसाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए है मेल कंडोम, बी कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज, सी डायफ्राम, एंड डी सर्वाइकल कैप। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी डायफ्राम। हिंदी में अगर बात करें तो पूछा गया था गर्भ निरोधकों की किस बाधा विधि का उपयोग शुक्राणुनाशक के साथ किया जाना चाहिए और गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय ग्रीवा को ढकना चाहिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, डैश इन्वॉल्व्स कटिंग द ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू पेनिस। मीन्स इनमें से किस चीज़ को इन्वॉल्व किया गया है ट्यूब्स को काटने और स्पर्म्स को ले जाने टेस्टिस से पेनिस तक। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए ट्यूबल लाइगेशन, बी वेसेक्टोमी, सी सर्वाइकल म्यूकस, डी वेजाइनल रिंग। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी वेसेक्टोमी। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था कि डैश में उन नलिकाओं को काटना है शामिल है जो कि शुक्राणुओं को वृषण से लिंग तक ले जाती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुरुष नसबंदी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी यह वाली इस वीडियो में हमने बात की 29 ऑफ मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट जो कि मॉर्निंग में थी उसके फर्स्ट पार्ट की। तो अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स इस शिफ्ट के सेकेंड पार्ट में, जो कि इस वीडियो की लिंक में आपको दिया गया है। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हमने इसका सेकेंड पार्ट जो कि आप लोगों के लिए बनाया है उसे भी आप ज़रूर देखिए, जो कि इस वीडियो की लिंक में आपको मिल जाएगा और आप पूरा पेपर लास्ट तक देख पाएंगे, जिसमें हमने इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस पेपर को डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम इसी प्रकार की सारी वीडियोस आप लोगों के लिए सारी शिफ्ट्स के पेपर्स को ला सकें। नेक्स्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस से हम स्टार्ट करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।